पहाड़ी औरतें नई उम्र के लड़कों के साथ जो काम करते हैं उसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मेरे 13 साल के होते ही अचानक से मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। मैं तो यहाँ अपने पापा के पास घूमने के लिए आया था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर हालात ऐसे बन जाएंगे कि मुझे रोटी खाने तक की नहीं मिलेगी। और उसी दौरान मेरी मुलाकात एक पहाड़ी औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर तो मैं हैरान ही रह गया और सोचने लगा कि आखिर 13 साल की उम्र के लड़के के साथ इसे ऐसा क्या काम करना है जिसके बदले ये मुझे इतना सब दे रही है। मजबूरी में मुझे उसकी बात माननी पड़ी। फिर उस औरत ने जो मुझे कुछ मेरे साथ किया उसे जानकर तो आपके पैरों तले ज़मीन ही निकल जाएगी। मेरा नाम सतीश है। मैं बिहार के एक कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा बड़ा भाई है। मेरे पिता कॉन्ट्रैक्ट कारपेंटर है जो कि नेपाल के एक छोटे से गांव के पहाड़ी गांव में काम करते हैं। उन्हीं की कमाई के जरिए हमारे घर का खर्चा चलता है। हालांकि उनके घर से दूर रहने की वजह से मेरा बड़ा भाई नशेड़ी बन चुका है। मेरी बहन अभी इंटर में पढ़ रही है और मेरी 8वीं क्लास के पेपर दिए हैं। पेपर देकर मैं खाली हुआ तो मेरी 1.5 महीने की छुट्टी थी। हम जिस कस्बे में रहते थे वहाँ पर कोई वैसा स्कूल तो भी कम आते थे लोग। कहने को तो 1.5 महीने की छुट्टी थी, लेकिन मुझे पता था कि अभी स्कूल को तो 2-2.5 महीने के बाद ही जाऊंगा। मैंने माँ से कहा कि मैं पापा के पास जाकर घूमूंगा, अपनी छुट्टियां गुजारना चाहता हूँ। हालांकि मैं छोटा था, लेकिन बड़ी बड़ी कम उम्र से घर की जिम्मेदारी अपने सर पर रखी थी, तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं की। माँ ने ज़्यादा चिंता नहीं की और मुझे अकेले गाड़ी में बैठा दिया। मेरा सफ़र बहुत अच्छे से गुजरा। उस दौरान माँ ने पापा को फ़ोन कर दिया, उनसे बताया कि सतीश तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उनसे लेने आ जाना। पापा मुझे लेने आ गए। मेरे लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आए थे। आज मेरा जन्मदिन भी था। पापा ने मुझे गले लगाया और बहुत प्यार से कहा, सतीश आज तुम्हें पूरे तेरे साथ 13 साल हो गए हैं। उनके बाद हम दोनों एक जीप में पापा के घर की तरफ चले गए। जीप पापा किराए पर लेकर आए थे। उसके अंदर कोई पहाड़ी गीत बज रहा था और हम दोनों बाप बेटे बड़ी मस्ती से एक दूसरे की बातें करते हुए सफ़र का मजा ले रहे थे। अचानक से हमारे साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिससे हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में जीप ड्राइवर हाथों हाथ मर गया। हालांकि मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं लगी क्योंकि मैं गाड़ी से पहले झटके में गाड़ी से उछलकर नरम मुलायम घास के ऊपर गिर गया था। लेकिन मेरे पापा बहुत बुरी तरह से घायल हो गई, जिसकी वजह से मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हॉस्पिटल में गुमसुम सा खड़ा था। तभी पापा के दोस्त लोग आए। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हालांकि हैसियत से तो मेरे पापा के दोस्त भी ऐसे नहीं थे जिनसे देखकर लगता है कि वह बहुत पैसे वाले हैं। वह भी एक गरीब किसान के बेटे थे, गरीब किसान थे और यूपी से ही यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। तभी डॉक्टर भी वहाँ आया। उसने जो बात बताई उसे सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। मैं यहाँ पहाड़ पर अपनी छुट्टियाँ बिताने और घूमने और मज़े करने के लिए आया था। मैं कुछ वक्त अपने पापा के साथ यहाँ पर गुजारना चाहता था। अपनी माँ से बड़ी जिद करके इतने पैसों का इंतज़ाम किया था कि किसी तरह अपने पापा के पास नेपाल गांव तक आ जाऊं। पर यहाँ आकर तो मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा जिसे कोई ठीक ही नहीं कर सकता था। पापा को देखकर मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। उनका पूरा जिस्म पट्टियों से लिपटा हुआ था। डॉक्टर कह रहा था कि उनके हाथों और पैरों की हड्डियां टूट गई है और इन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने तो लगेंगे। पापा के दोस्त ने तुरंत उस कंपनी में फ़ोन किया जहाँ पर वो दोनों काम करते थे, ताकि उनकी कंपनी बुरे वक्त में मेरे पापा की मदद कर सके। लेकिन कंपनी के मालिक ने यह बात सुनकर उन्हें साफ साफ कह दिया कि हम कोई भी खर्चा नहीं उठाएंगे और अब 6 महीने तक हमारे पास उनके लिए कोई काम नहीं है। हमने उनकी जगह किसी और को काम रख दिया है। कुछ दिन के बाद जब पापा होश में आए तब उन्हें यह सब बात पता चली तो वह बुरी तरह से रोने लगे, क्योंकि पापा के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी थी। इस वजह से पापा यहाँ नेपाल के गांव में
काम करने के लिए आए थे। यहाँ आकर पापा दिन रात पूरी लगन से काम करते थे, जिसकी वजह से हम लोग घर में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अब तो पापा का काम ही चला गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बाकी का टाइम कैसे कटेगा, और यही सोचकर पापा की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि अब आगे क्या होगा। पापा को इतना परेशान देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैं यहाँ पर आने की अगर जिद नहीं करता तो ना ही पापा मुझे उस गाड़ी से लेने आते और ना ही हमारा एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो मैं पापा की हालत का जिम्मेदार मैं खुद ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में पापा की छुट्टी दे दी थी। फिर मैं पापा के साथ उनके छोटे से कमरे में वापस आ गया। वह घर लकड़ी और झोपड़ी सी जैसा था और पापा मुझसे कहने लगे, अब हमें अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इस हालत में तो मैं यहाँ पर रह नहीं सकता। मैं तो किसी भी काम को करने के काबिल नहीं रहा, और जब कंपनी मेरा खर्च उठाने के लिए मना कर चुकी है तो अब यहाँ रहना किसी काम का तो है नहीं। जो पैसे मेरे पास जमा किया हुआ है वह भी यहाँ रह के धीरे धीरे पूरा कर्ज हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि हम दोनों घर चलते हैं। लेकिन यह सुनकर तो मैं परेशान हो गया, क्योंकि मुझे पता था घर का हाल क्या है। बड़ा भाई पूरी तरह नशे का आदी बन चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी पापा के ऊपर थी, और पापा को इस हाल में देखकर घर में माँ और बहन दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। मैंने पापा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तब हम घर वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त पापा टिकट लेने के काबिल भी नहीं थे, और मैं इतना बड़ा भी नहीं था कि यह सब काम अकेले कर सकूं। लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ कोई ना कोई काम ढूंढ लूँगा, और जब तक पापा सही होते हैं मैं अपने पापा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन परेशानी यह थी कि मुझे कोई काम आता ही नहीं था, और मुझे यह भी पता नहीं था कि इस गांव में क्या काम होता है जो मैं कर सकूं। इस छोटे से पहाड़ी गांव में 13 साल के छोटे से बच्चे को काम पर रखने की कोई भी राजी नहीं था, क्योंकि यहाँ के कानून के हिसाब से 13 साल के बच्चे को काम पर रखने कारखाने के मालिक पर सख्त कार्रवाई की जाती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि या मैं फिर करूं तो करूं क्या। मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन था, जबकि पापा कमरे में अकेले रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे। पापा को शाम को घर से मैं बाहर ले गया ताकि वहाँ पास में गार्डन में ले जाकर घुमा सकूं। मैं जब पापा बैठे हुए बच्चों को खेलता देख रहे थे तभी मेरी नज़र एक पहाड़ी औरत पे पड़ी। वो थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर बनी हुई थी। कुछ ही देर में पापा के दोस्त आ गए और पापा उनसे बात करने लगी। तभी उस औरत ने मुझे इशारा किया और अपने पास बुलाया। मैं तुरंत उसके पास चला गया। वह इतनी सुंदर थी, उम्र में 25 से 30 साल की रही होगी। वह मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो और कहाँ से हो? तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? मैंने उससे अपना नाम बताया और सारा बायोडेटा उसे जल्दी से बता दिया, और उसे यह भी बताया कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ रहने में बहुत परेशानी आ रही है। मेरी बात सुनकर तो वो धीरे से मुस्कुराई और मुझसे कहने लगी, तुम्हारा गुजारा किस तरह चल रहा है? यह सुनकर तो मेरी आंखों से आंसू आ गए, और मैंने उससे कहा कि पापा की नौकरी तो पहले ही जा चुकी है और मैं यहाँ काम ढूंढते हुए थक चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम पर रखना नहीं चाहता है। उस औरत ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई काम नहीं मिल जाए तुम्हें यहाँ पर कोई काम मिल जाए तो तुम कर दोगे? मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि किसी तरह यहाँ पर मुझे काम मिल जाए और मैं 6 महीने तक पापा की जिम्मेदारी संभाल लूँ। उसके बाद जब पापा अपनी जॉब पर वापस जा सके तो हमारा घर वापस से अपनी पटरियों पर आ जाए। मेरी बात सुनकर वह भी खुश हो गई और मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे पसंद आए। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी जो कि मेहनती हो, किसी भी काम करने को राजी हो, यहाँ तक कि अपने घर वालों के खातिर अपनी जान तक देने के लिए राजी हो। मैंने हैरानी से उनसे पूछा कि आपके पास मेरे लिए कोई काम है? उसने कहा
कि हाँ मेरे पास है, बल्कि तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और तुम्हें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। सच बता रही हूँ, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। उसकी बात सुनकर तो मैं खुश हो गया। आखिर मैं एक छोटा-सा बच्चा ही तो था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा माँगा हुआ कोई खिलौना मुझे मिल गया हो। उस इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं थी हो सकती थी। मैंने उससे कहा, ठीक है, आप बस मुझे काम बता दीजिए, मैं अपने पापा से बात कर लूँगा। कहने लगी, तुम रोज़ सुबह से शाम तक मेरी कोठी पर आ जाना आना होगा। 1 हफ्ते में मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूँगी और उसके बाद तुम्हें काम बता दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें पूरे हफ्ते का पैसा दिया जाएगा। उसने मुझे अपनी कोठी का पता समझा दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तुम मेरे घर आए तो मैं बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। वह बहुत अच्छे से मुस्कुरा कर बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बताइए, तो मुस्कुरा कर कहने लगी, सतीश बेटा, इतना भी क्या जल्दी है? पहले तो तुम काम पर तो आ जाओ। मैं उससे कोई और सवाल पूछता, तभी मेरे पापा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके चेहरे पर तकलीफ़ साफ-साफ नज़र आ रही थी। शायद उन्हें उन्हें बैठने में कोई दिक्कत आ रही हो। मैं फ़ौरन पापा को लेकर घर की तरफ निकल गया। रास्ते में पापा ने पूछा, वो पहाड़ी औरत कौन थी और तुमसे क्या क्या बातें कर रही थी? मैंने पापा को बता दिया कि वह औरत मुझे अपनी कोठी पर बुलाकर काम करवाना चाहती है। शायद उसे घर में कोई काम हो या फिर उसे मुझसे घर का सारा सामान मंगाना हो, वरना भला छोटे से बच्चे से औरत को क्या काम होगा। मेरी बात सुनते ही पापा ने साफ मना कर दिया और कहा कि अभी तुम सिर्फ 13 साल के ही हो, अभी तुम बच्चे हो, तुम यहाँ घूमने के लिए मेरे पास आए थे। मैं तुमसे किसी काम पर नहीं जाने दूंगा। पहाड़ी औरत कौन है और ऐसे ही किसी अनजान के घर तुम्हें कैसे भेज दूँ? पता नहीं वह तुमसे कितना काम करवाएगी। पर मैंने पापा से कहा कि पापा, बस 6 महीने की तो बात है। एक बार जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप अपनी कंपनी को वापस ले ज्वाइन कर लेंगे और मैं वापस से आपकी सेवा करके अपने घर चला जाऊंगा और अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाऊंगा। लेकिन तब तक तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा और वह औरत मुझे अच्छे-अच्छे पैसे देने को तैयार है, तो फिर मुझे काम करने में क्या परेशानी होगी भला? पापा की आंखें भीग गई। वो कहने लगी कि मेरा बेटा इतनी जल्दी बड़ा हो गया कि मुझे समझाने लगा है। मैंने पापा से कहा कि एक बार उस औरत के घर जाकर तो देखता हूँ। एक दिन जाऊंगा, अगर मुझे काम समझ में नहीं आया तो वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी को देखकर पापा मान गए और मुझसे कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो उसी वक्त वापस आ जाना। और ये बातें करते हुए वो अपने घर आ गई। रात भर मैं यही सोच में कर खुश होता रहा कि मैं काफ़ी किस्मत वाला हूँ जो मुझे यह काम मिल गया, वरना तो मैं थक चुका था और हार मानकर घर वापस जाने के लिए सोच चुका था। लेकिन मेरे दिल में थोड़ा सा डर भी था। मैं यह भी सोच रहा था कि ना जाने उसकी कोठी कितनी बड़ी होगी, क्या मुझे उसकी पूरी कोठी की सफाई करनी होगी। यही सब सोच कर अचानक मेरी आंखें बंद हो गई और मैं सो गया। अगली सवेरे उठकर और पापा के सारे काम करके उस औरत की कोठी पर जाने के लिए निकल गया। उस औरत की कोठी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए पापा ने वहाँ भेजने की हामी भर दी। साथ में पापा को यकीन दिलाया था कि कोई भी परेशानी हो तो सीधा घर आ जाऊँगा। उस औरत की कोठी पर पहुंचकर मैंने चौकीदार से कहा, मुझे तुम्हारी मालकिन ने बुलाया है। उसने सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा कि तुम रहोगे मैडम के पास। उसकी बात मुझे बहुत अजीब लगी। साथ ही वह बड़ी अजीब-अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। उसके बाद उसने उसने टेलीफ़ोन के ज़रिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया और मुस्कुराकर उससे कहा, ये बच्चा है, मैडम के साथ रहेगा। मालकिन एक से एक खूबसूरत लड़का ढूंढ कर लाती है, उसकी भी दाद देनी पड़ेगी। इस तरह की बातें सुनकर तो मैं हैरान हो गया। भला काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत है? मैडम तो
मैडम को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे लगा शायद वह चौकीदार कुछ पागल सा है। नौकरानी चौकीदार की बात सुनकर हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे कोठी के अंदर ले गई। कोठी बहुत बड़ी थी और बहुत ही खूबसूरत भी। वहाँ तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने के किसी महल में आ गया हूँ। मैं अंदर जाकर खूबसूरत सोफे पर बैठा। मैंने सामने लीची का जूस रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई खास मेहमान हो। थोड़ी ही देर में मैडम भी वहाँ आ गई। मैं उस पहाड़ी औरत को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे ही किसी फिल्म की हीरोइन को देख रहा हूँ। नाइट सूट में बहुत ज़्यादा मेकअप लगाए वह मेरे सामने बैठी हुई थी। हालांकि मेरी उम्र इतनी भी नहीं थी, बल्कि सिर्फ फिर भी वह मुझसे हसीन लग रही थी। मैंने अपनी नज़र शर्म से नीचे कर ली। जो भी था वह मेरी मालकिन थी और मुझे उसके यहाँ काम करना था। मैंने जूस पी लिया तो मैडम ने मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। उस औरत की यह बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैं तो यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं। और ना ही कोई इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम करने की ज़रूरत पड़े। मैं फ़ौरन कहा, मैडम मैं बिल्कुल तरोताज़ा हूँ, आप मुझे काम बताइए, मैं बड़ी मेहनत से आपका काम करूँगा। मेरी बात सुनकर वह पहाड़ी औरत अपने खूबसूरत अंदाज से मुस्कुराई और बोली, काम तो तुम्हें ईमानदारी से ही करना होगा। इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन अभी तुम जाकर आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या काम करना है। तभी एक और नौकरानी आई और वह मुझे लेकर एक खूबसूरत कमरे में चली गई। कमरा इतना बड़ा और इतना शानदार था कि मुझे कुछ देर कमरे को ताकता ही रह गया। कमरा बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। जब समय यहाँ पर आ गया, पापा की तबीयत को लेकर बहुत ही परेशान होने लगा। ना तो मैं ठीक से कुछ खा रहा था और ना कुछ देख पा रहा था। इस कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो सामने लगे शीशे पर मैंने अपनी शक्ल देखी। वाकई मैं बहुत सुंदर था। जो चौकीदार सही कह रहा था, खूबसूरत तो मैं हूँ ही, अपनी माँ की तरह। दूधिया रंगत, तीखे नैन, नक्श और नीली आँखें। मैं दूसरे बच्चों से बहुत अलग था। अपने गांव में भी मेरी आँखों के बड़े बड़े चर्चे थे। हर कोई कहता था, बच्चा तो ऐसा लगता है किसी अमीर घर में पैदा होता। यहाँ कहाँ पर कीचड़ में कमल खिल गया। कुछ ही देर गुजरी थी, कमरे का दरवाज़ा खुला और वह पहाड़ी औरत एक खूबसूरत लड़की को लेकर मेरे पास में आई। उसे देखकर तुरंत उठा। मैडम ने उस लड़की से मुझे मिलवाया। उसका नाम अनीता था। मैडम कहने लगी कि यह तुम्हें आज से ही उठने बैठने का, रहने सहने का तौर तरीका सिखाएगी। इस देश में कैसे रहा जाता है, कैसे बात की जाती है, और तुम्हें यहाँ की थोड़ी सी जबान भी सिखा देगी। मैडम की यह बात सुन मुझे बहुत अजीब लगी। आखिर मुझे घर के काम करने के लिए पहाड़ी तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के तरीके तो मुझे पहले से ही मालूम थे। मैंने मैडम अनीता नाम की खूबसूरत लड़की को मेरे पीछे क्यों लगा रही है। तभी वो कहने लगी, 1 हफ्ते तुम्हें यह सब सिखाना है और उसके बाद तुम मेरे काम के बन जाओगे। यह पूरा 1 हफ्ता तुम्हें अनीता के साथ ही बिताना है। वह तुम्हें छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मैडम मुझे अनीता के हवाले कर कमरे से बाहर चली गई। बहुत ही खूबसूरत औरत थी और बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी। यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, अपने आप को खूबसूरत कैसा बनाना चाहिए। हालांकि एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर की इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग देने की क्या ज़रूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो पापा मेरी फिक्र में बहुत परेशान हो रखे थे। मुझे देखते ही कहने लगे कि आज मैं सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ तो ज़रा, पहले दिन तुमने क्या क्या काम किया? उस औरत ने तुमसे बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं करवाई? मैंने पापा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने और पहाड़ी ज़िंदगी जीने की सिखाई गई। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुरा दिए। पापा को मुस्कुराता देखकर मैं हैरान हो गया और उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? पापा कहने लगे, पहाड़ी लोग बहुत अजीब होते हैं। एक बिल्ली भी पालते हैं तो उसके नस्लें देखते हैं,
फिर तुमको तो बिना कुछ सिखाए कैसे अपने घर में काम करने के लिए रख लेते। यकीनन वह तुम्हें पहले अपने तौर तरीके सिखाएंगे ताकि तुम उनकी कोठी में ढंग से रह सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें कुछ सीखने को तो मिलेगा और मुझे यह जानकर बड़ा सुकून मिला कि तुम पर काम का कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं हुआ। सतीश बेटा, बहुत दिल लगाकर और मेहनत से सब कुछ सीखना। जब मैं सही हो जाऊंगा और वापस अपनी नौकरी पर जाऊंगा, तब तुम्हें वापस घर भेज दूंगा और तुम्हें ही अच्छे तरीके से सीखकर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना कितने दिन रह पाएगी। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मैं तुम्हें घर वापस भेज दूँ। पापा ठीक ही तो कह रहे थे। मेरी माँ बिना मेरे बिना मम्मी आखिर कैसे गुजारा कर रही होगी। इसके बाद तो एक रूटीन बन गया। मैं रोज़ सवेरे मालकिन की कोठी पर जाता। मुझे वहाँ पर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को दिए जाते, अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता, मेरे बालों को बहुत खूबसूरती स्टाइलिश से बनाया जाता, मुझे हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाती। 4 दिन में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। मैं खुद को शीशे में देखकर पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं वही 13 साल का सतीश हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरी सेहत पर बहुत लग गया था। मुझ पर कोठी में घूमने फिरने पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। ये जहाँ मर्जी वहाँ जाता, जैसे मर्जी वैसे रहता। ऐसा लगता जैसे कि मैं मालिकिन का बेटा हूँ। अब तक मैंने यहाँ किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैंने कभी भी उस पहाड़ी औरत के पति को नहीं देखा था, जबकि वह शादीशुदा औरत थी। उसके तो बच्चे भी नहीं थे, लेकिन अपने पति के साथ उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। मैंने एक बार नौकरानी से पूछा कि मैडम के पति कहाँ हैं, तो उसने इतना ही बताया कि हमारे साहब तो काम के सिलसिले में हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं। उतना उठना उनका बहुत बड़ा कारोबार है। वो बस रात को ही घर पर आते हैं। मैं देखता ही कि वह पहाड़ी औरत तैयार होकर पूरे घर में टहलती रहती या शॉपिंग के लिए बाहर निकल जाती। जब से मैंने अनीता से तौर तरीके सीखे, मैडम मुझे अपने साथ मार्केट ले जाती। वह मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग करती, घूमती, मेरी पसंद की चीज़ें लाती। मैं अपनी नौकरी पर बहुत हैरान था, जिसके लिए मुझे सैलरी मिल रही थी और इतना बहुत सारा सामान भी मिल रहा था और काम मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा था। मैंने अपने पापा को अपनी नौकरी के बारे में बताया तो मैं पूरा दिन कैसे गुजारता हूँ। पापा कहने लगे, तुम्हारी मालकिन का शायद कोई औलाद नहीं है, इसलिए वह तुम्हें अपने बेटे की तरह पाल रही है, लेकिन शायद यह बात बताना नहीं चाहती। मैडम ने तो मुझे यही बताया कि 1 हफ्ते तक अनीता तुम मुझे ट्रेनिंग देगी और फिर मेरा काम शुरू होगा और मुझे अब बस उस दिन का इंतज़ार था। फिर मुझे पता तो चले कि मेरा काम क्या है। अभी तो मुझे यहाँ नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीज़ों का एंजॉय कर रहा था। पापा की तबीयत भी अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी कि वह नौकरी पर जा सके। इधर मेरी नौकरी लग रही थी तो मेरे पापा की टेंशन भी कुछ कम हो गई। हालांकि हमने अभी तक अपने घर पर पापा के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी करने के बारे में। पापा मम्मी को शाम को फ़ोन करके उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताते। वहीं दूसरी तरफ मैं उस पहाड़ी औरत के घर में बड़े मज़े से रह रहा था और 1 हफ्ते में मैं जैसे बिल्कुल ही बदल गया था। हफ्ते के आखिरी दिन में मैं जैसे ही मैडम के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर बहुत अजीब ढंग से हंसने लगा और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने ही वाला है। मैं भी इस बात पर बहुत खुश था कि आज मुझे काम करने को मिलेगा। मैं कोठी के अंदर दाखिल हुआ तो अनीता मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। दूसरी एक नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मैडम के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक बार भी मैडम के कमरे में नहीं गया। मैडम का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मैडम के कमरे में दाखिल हुआ तो देखकर हैरान रह गया। मैडम का कमरा तो आज पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई दुल्हन को सजाया जाता है। बस मैडम ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया और नोटों की गड्डियाँ मेरे हाथ पर पकड़ा दी और कहने लगी, यह तुम्हारी 1 हफ्ते की तनख्वाह है। आज का पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में ही गुजारना होगा
और आने वाले 1 हफ्ते तुम्हें इसी तरह जीना जितना तुमने इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी का मज़ा लिया था। मैडम की यह बात मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई। हालांकि इतने सारे नोट देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने मैडम से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। लेकिन उसके बाद उस पहाड़ी औरत ने मुझे जो कुछ मुझसे कहा, यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। आखिर मुमकिन ही कैसे था? मैं उस पहाड़ी औरत के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? मैं अभी 13 साल का छोटा सा बच्चा था और जिस चीज़ की ख्वाहिश मेरी मैडम मेरे से कर रही थी, वह मेरे लिए नामुमकिन ही नहीं था। हालांकि मेरा नन्हा सा दिल उसकी अदाओं की ओर एक कमरे में माधव सुगंध खुशबू में पिघलता जा रहा था। लेकिन फिर भी मैंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा और उससे कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकता। तो यह सुनकर वह मुझसे कहने लगी कि मैंने पूरा 1 हफ्ता तुम्हारे हर तरह की आज़ादी दी, तुम्हें तौर तरीके सिखाए, अपने काबिल बनाया। अब तो मैं इस काम को मना नहीं कर सकते हैं। वह तुम्हें पैसे भी दे दिए। इससे पहले तो तुमने कोई काम किया ही नहीं। मैंने तुम्हें अपने अपने काबिल बनाने के लिए बड़ी मेहनत की है। अब तुम ऐन मौके पर मुझे इनकार न करो, मेरी हसरत अधूरी रह जाएगी। वह कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे यह नहीं पूछता कि हमारे दिल पर क्या गुजर रही है। मेरे पति को ऐश करने की आदत हो गई है। वह अलग-अलग शहर में अलग-अलग औरतों से मिल सकता है और इस दौरान वह मुझे वक्त देना ही भूल गया। उसे तो बस यही याद है कि मैं जवान यह भी याद नहीं है कि मैं जवान और खूबसूरत और मेरे भी कुछ अरमान है। लेकिन उसकी दिलचस्पी तो मुझसे ज़्यादा बाज़ारू औरतों में है, जिसको वह गलत तरीके से अपने साथ रखता है। इसलिए मैं भी हफ्ते में 1 दिन छोटे लड़कों को साथ गुजारती हूँ और अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना तो मैं प्रेग्नेंट होने का डर रहता है और ना ही किसी को मेरे ऊपर शक होता है। मैं जानती हूँ कि यह तरीका गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो मैं उसे धोखा क्यों न दूँ? मैं बदले की आग में जलती रहती हूँ। हफ्ते के आखिरी में मैं अपने अंदर की आग इसी तरह ठंडगी करती हूँ। एक छोटा लड़का अपने बिस्तर में बुलाती हूँ और उसके साथ पूरे दिन गुजारती हूँ। लेकिन जितने लड़कों को आज तक मैंने इस्तेमाल किया है, कोई भी तुम्हारे जितना खूबसूरत नहीं था। पर मेरा दिल अब तुम पर आ चुका है और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा अपने ही पास रखूँ। तुम्हारी ज़रूरत हर वक्त पैसा है और मेरी ज़रूरत तुम हो। मैं तुम्हें यह पैसा दूंगी जिससे तुम अपनी ज़रूरतों को पूरा करोगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी हर ज़रूरत को पूरा करना होगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी और तुम्हारे बाप को भी कभी नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें वापस घर जाना पड़ेगा। अपने बाप को अपने घर वापस भेज देना और हमेशा के लिए मेरे पास रहना। लेकिन मैं छोटा लेकिन ज़रूर था, लेकिन बदअक्ल नहीं था। मैडम की एक-एक बात मेरी समझ में आ रही थी और मेरे दिमाग में मेरी माँ की तबीयत चल रही थी। मैंने वह सारे पैसे मैडम के हाथ में पकड़ा दिए और साफ शब्दों में कहा कि मुझे हराम की इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं पापा के इस रास्ते पर चलना, पैसा कमाना नहीं सिखाया। मैडम मुझे रोकती रह गई, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी। पैसे की चमक तो मुझे रोक नहीं पाई और उनकी खुशबू जवानी भी मुझे, उनकी अदाएँ भी कुछ भी रोक नहीं पाया, क्योंकि मेरी माँ की परवरिश मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम थी। जो कुछ भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि बेटा हमेशा सीधे रास्ते पर चलना, कभी भी कुछ करने के लिए गलत रास्ते का इस्तेमाल मत करना। मैं भागता हुआ उस कोठी से बाहर निकला और वापस गिरता पड़ता अपने पापा के पास आ गया। मैंने अपने पापा से आकर कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ रहने का कोई मकसद ही नहीं है। ये लोग बहुत जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलेंगे, एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत से खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। उन्होंने इस बात का भी लिहाज नहीं किया और मुझे उस औरत ने धोखे पर से अपने घर बुलाया और उसे अपने जिस्म की भूख को मुझसे ही मिटाना चाहती थी। चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे आज समझ आ गया कि मैं अपने माँ बाप के साथ वापसी का टिकट ले चुका था
और अब आने वाली मुश्किलों का सोच रहा था। मेरी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी ज़रूर थी, लेकिन पाप के से भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ज़िंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं है, बल्कि भगवान के हाथ में है। लेकिन उस ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, यह हमारे हाथ में है। और मुझे यकीन था कि ऊपर वाले ने हमारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर रखा होगा। दोस्तों, पहले के लोग और थे, लेकिन आज के लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दौलत के उन्हें अपनी इज्जत से भी भड़का रखा है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है वह कितना गलत कर रहे हैं। अगर आप इस कहानी के आखिरी तक पहुँचे हैं तो याद रखिए, आपको गलत काम करने के मौके बहुत मिलेंगे, लेकिन फैसला आपको ही करना होगा। जब तक आप सही रास्ते पर रहेंगे, आपके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।